नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। सभी प्यारे साथियों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की कला संस्कृति के ऊपर, और राजस्थान की कला संस्कृति के अंतर्गत अपन अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं राजस्थान के प्रमुख हस्तशिल्प के अध्याय में। राजस्थान के जो प्रमुख हस्तशिल्प है उसके अंतर्गत काफी कुछ हस्तशिल्प पढ़ लिए थे। छोटे मोटे 3 4 5 हस्तशिल्प बजाते हैं, उनको पढ़ करके इस क्लास में राजस्थान के प्रमुख हस्तशिल्प के अध्याय का विधि विधान से बताओ क्या करेंगे, समापन करेंगे। तो राजस्थान के जो प्रमुख हस्तशिल्प है उसमें आज अपन बात करेंगे बातिक का कार्य, टेराकोटा, पिछवाई कला, अपने तेनिसा, कोप्तागिरी, इन सब बातों पर बातचीत करेंगे। सभी प्यारे साथियों को एक साथ गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सगुन, बीपी सिंह, भुवनेश, गुड्डू गुर्जर, रामविलास, सुशीला, प्रिया, पिंकी, हरदीप, हाँ सभी साथियों को एक साथ नमस्कार, राम राम। दोस्तों राजस्थान की हस्तकला और हस्तकला के अंतर्गत अपन इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज सबसे पहले जिस बिंदु पर चर्चा करनी है उसका बिंदु का नाम है बातिक का कार्य। बताओ किसका कार्य? बातिक का कार्य। क्या होता है बातिक का कार्य और किस प्रकार से इस बातिक के कार्य से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन बातों पर बातचीत करते हैं। पोट्री कला, वस्त्रे, टेराकोटा, थेवा कला, अपने उस्ता कला, ऐसी कई बातचीतें कर चुके हैं। मतेरना कला वगैरह छोटी मोटी कलाएं आज बची है। एक एक लाइन का बिंदु है, ज्यादा समझने वाली बात आज के अध्याय में है नहीं, लेकिन फिर भी समझना तथ्यात्मक जानकारी, वो याद रखने वाली जानकारी ज्यादा है कि फला चीज फला जगह की प्रसिद्ध है, फला जगह की फला विधि पर बनती है। तो जितनी भी बड़ी कलाएं थी समझने योग्य थी, जैसे पोट्री हो गई, मीनाकारी हो गई, बंदेज हो गया, थेवा हो गया, उस्ता हो गया, इन सब पर तो अपन बातचीत कर ही चुके हैं। अब जो अपना काम रहने वाला है वो है बातिक का कार्य। बताओ किसका कार्य? बातिक कार्य। हाँ महेश विष्णु जी फट चित्रण भी करवाएंगे, निश्चिंत रूप से फट चित्रण भी करवाएंगे। हाँ बातिक क्या होता है देखो समझिए पहले इसको, बातिक को, फिर इसको आगे लिखते हैं। बातिक को समझने से पहले लिखिए, मान लीजिए ये कोई कपड़ा है, इस प्रकार से ये कोई कपड़ा है, इसके ऊपर में मोम की परत चढ़ा देता हूं। इसके ऊपर में मोम की बिल्कुल पतली परत चढ़ा करके इस मोम की सहायता से मैं इस वस्त्र पर बढ़िया चित्रांकन कर दूं तो उस कार्य को कहा जाता है बातिक का कार्य। कपड़े के ऊपर मोम की पतली परत चढ़ाकर उस कपड़े के ऊपर चित्रांकन यानी मोम के सहयोग से चित्रकारी करना, बताओ क्या कहलाता है? बातिक का कार्य। बस इतना याद रखना, कपड़ा लगाया टेबल पर, उसके ऊपर मोम डाला, मोम की पतली परत, फिर उस मोम की सहायता से उस मोम के ऊपर चित्रकारी करेंगे तो कपड़े पर भी चित्रकारी होगी। मोम की सहायता से कपड़े पर चित्रांकन करना कहलाता है बातिक का कार्य। आप कहेंगे बातिक का कार्य कहां का प्रसिद्ध है, तो सबसे पहला बिंदु यहां पर यही लिखना है, बातिक कार्य प्रसिद्ध कहां का है? बातिक का कार्य ये राजस्थान में प्रसिद्ध है खंडेला का। और खंडेला तो बताओ कहां पर आता है? खंडेला स्थान आता है सीकर में। बातिक का कार्य राजस्थान में प्रसिद्ध है खंडेला, और खंडेला कौन से जिले में आता है भाई? सीकर जिले में आता है। ठीक है, चित्रकला भी करवाना, अरे चित्रकला तो करवाएंगे, पूरी आर्ट एंड कल्चर करवाएंगे, जो टॉपिक है वो सारे करवाएंगे। अब परिभाषा लिख देता हूं मैं, कपड़े पर मोम की पतली परत चढ़ाकर चित्रकारी करना, परत चढ़ाकर चित्रकारी करना, बताओ क्या कहलाता है? बातिक का कार्य कहलाता है। यानी मोम जो होती बिल्कुल पतली, बिल्कुल जो है शिल्प होती है, बिल्कुल पतली परत पर चित्रांकन करना, बताओ क्या कहलाता है? बातिक का कार्य कहलाता है। नेक्स्ट, बातिक के कार्य के अंदर और कौन से बिंदु याद रखें? सबसे पहले ये कला जो है
इस कला के बारे में ध्यान रखना, जो बातिक का कार्य है ये मूल रूप से अपने उत्तर भारत का नहीं था, क्योंकि अपन तो उत्तर भारत का हिस्सा है, उत्तर भारत का हिस्सा नहीं था। ये बातिक का कार्य जो है ये कौन से भारत में होता था भाई? दक्षिण भारत में होता था। कर्नाटक साइड में ये कार्य सबसे ज्यादा होता था। दक्षिण भारत की एक पद्धति थी, दक्षिण भारत में इसे बातिक नहीं कहते थे, वहां पर कहते थे चुन्नट। बताओ क्या कहते थे? चुन्नट। इस कार्य को दक्षिण भारत में क्या कहा जाता था? चुन्नट कहा जाता था। इसी चुन्नट का परिष्कृत रूप है, इसी चुन्नट का परिष्कृत जो रूप है, यानी थोड़ा सा सुधरा हुआ रूप जो है, उसको बताओ क्या कह देते हैं? बातिक कह देते हैं। चुन्नट का ही परिष्कृत रूप क्या कहलाता है? बातिक। क्या समझे कि जो बातिक का कार्य, इसका जो जन्म हुआ था वो शुरुआत से यहां पर नहीं हुआ था। अपने कलाकारों ने तो दक्षिण भारत में जो चुन्नट का कार्य होता था उसको देख करके सीखा, और उसी चुन्नट में कुछ आवश्यक सुधार जो करने थे, यानी उसी चुन्नट को परिष्कृत करते हुए यहां पर अपने ये जो कार्य शुरू किया था मोम पर चित्रांकन वाला, ये बताओ कार्य कौन सा कार्य कहलाया था? बातिक का कार्य कहलाया था। आशा करता हूं कि यहां तक की सारी बात क्लियर है। नेक्स्ट, इसका अगर आपसे पूछा जाए कि विख्यात कलाकार कौन है बातिक कला का, तो विख्यात कलाकारों में मित्रों नाम आता है आर.बी. रायजादा। एक कलाकार है जिनका नाम आता है आर.बी. रायजादा। आर.बी. रायजादा ये बातिक कला का विख्यात कलाकार है। इसके अलावा अगर कलाकार की बात करूं तो महेश, महेश जो है ये भी इस कला के विख्यात कलाकार माने जाते हैं। आर.बी. रायजादा एवं अपने महेश ये इस बातिक कला के निपुण कलाकार माने जाते हैं। मित्रों यहीं पर एक बात ध्यान रखनी है, 1984 ईस्वी की बात है। 1984 ईस्वी में भारत सरकार के व्यापार एवं वाणिज्य मंत्रालय ने, व्यापार एवं वाणिज्य मंत्रालय ने खंडेला सिक्कर के उमेश चंद्र शर्मा इन्हें मास्टर ऑफ क्राफ्टमैन कहा जाता है। मास्टर और क्राफ्टमैन उमेश चंद्र शर्मा को प्रशिक्षक नियुक्त। अब दोबारा से समझो इस बात को, फिर यहां तक उतारना। बातिक कार्य को पूरा वापस समझा रहा हूं। बातिक का कार्य खंडेला सिक्कर का प्रसिद्ध है। बातिक का जो कार्य होता है इसका अर्थ होता कपड़े पर मोम की पतली चादर लगा करके उस पर चित्रांकन करना बातिक कार्य कहलाता है। यह कार्य मूल रूप से साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में, जो नीचे का भारत जो दक्षिण भारत है, कर्नाटक के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर होता था। ध्यान रखना, वहां पर इस कार्य को चुन्नट कहा जाता था। इस चुन्नट का ही शुद्ध रूप, चुन्नट में ही आवश्यक सुधार यानी परिष्कृत जो रूप है वो बातिक कहलाया। इस कला के जो विख्यात कलाकार है वो आर.बी. रायजादा एवं महेश है, और खंडेला सिक्कर के एक व्यक्ति जिनका नाम था उमेश चंद्र शर्मा। इनके द्वारा बातिक के कार्य का प्रचार प्रसार कैसा किया जाए, इसके लिए इनको प्रशिक्षक बनाया गया कलाकारों का। बोला आप प्रशिक्षण दीजिए लोगों को कि बातिक के कार्य को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए। इनको कहते हैं मास्टर ऑफ क्राफ्टमैन। उमेश चंद्र शर्मा को इनको प्रशिक्षक नियुक्त किया गया। एक बार फटाफट यहां तक उतारो, उसके बाद आगे चलते हैं।
फटाफट उतारो भाई। देवेंद्र प्रजापति सर, जीआई टैग बेटा राजस्थान में एक कला नहीं है, राजस्थान की वर्तमान में 8 कलाएं हैं जिनको जीआई टैग दिया जा चुका। अभी लिखवा दूंगा मैं, चिंता मत करो। 8 कला, 8वां मकराना मार्बल को 2015 में जीआई टैग दिया गया था। 8 कलाएं हैं, फटाफट से लिखो भाई। ओके, डन डना डन डन, डन डना डन डन, छाप लिया छाप लिया छाप लिया। ओके, ये हो गया अपना बातिक का कार्य कि बातिक का कार्य कपड़े के ऊपर किस प्रकार से किया जाता है, सबको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बातिक के बाद में देखो, राजस्थान कला संस्कृति में एक टॉपिक होता है जैसे हस्तकला, वैसे ही एक टॉपिक होता है लोक कला। ये टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, हस्तकला और लोक कला। तो मैं हस्तकला भी साथ के साथ ही पढ़ा रहा हूं, लोक कला भी साथ के साथ। इस टॉपिक को आप पढ़ोगे तो हस्तकला और लोक कला दोनों एक साथ चल रही है, इसलिए कुछ बिंदु लोक कला के भी अपन इसमें पढ़े हैं और भी पढ़ेंगे। तो हस्तकला और लोक कला इसमें साथ ही चल रही है। अगला जैसे पिछवाई, ये राजस्थान की एक लोक कला है। फड़, ये राजस्थान की एक लोक कला है, लेकिन प्रश्न जब भी आता है तो हस्तकला के टॉपिक से ही माना जाता है वो, इसलिए हस्तकला के अंदर ही पढ़ना है लोक कलाओं को, क्योंकि कई विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लोक कलाएं अलग से टॉपिक लिखा हुआ नहीं आता, केवल हस्तशिल्प छोड़ देता है वो लिख करके। तो हस्तशिल्प का अर्थ लोक कला हो गया। हस्तशिल्प का अर्थ क्या हो गया? लोक कलाओं के अंदर ही, लोक कला भी हस्तशिल्प के अंतर्गत ही आती है। पिछवाई कला, ये राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर होगा नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। और नाथ द्वारा तो राजस्थान में कहां पर है? नाथ द्वारा तो राजसमंद में है। देखना, पिछवाई कला नाथ द्वारा राजसमंद में। क्या होती है पिछवाई कला? पिछवाई की परिभाषा क्या होती है? पिछवाई के प्रमुख कलाकार कौन है? पिछवाई कला का विवरण कहां पर मिलता है? ये सारी बातें अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, पिछवाई कला नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध हो गई। होती क्या है पिछवाई कला? देखो, मान लो ये कोई मंदिर है, मान लो इस प्रकार का कोई मंदिर है, ये मंदिर है। इस मंदिर में यहां पर भगवान श्री कृष्ण की, यूं मान लीजिए मूर्ति लगी हुई है भगवान श्री कृष्ण की। मूर्ति के पीछे की जो दीवारें होती है, उन दीवारों पर बड़े बड़े पर्दे लगे हुए होते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति होती है मंदिर में, उस मंदिर में पीछे जो दीवारें होती है मूर्ति के पीछे, उन पर बड़े बड़े पर्दे लगे होते हैं और उन पर्दों पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का उल्लेख होता है, चित्र बनाए जाते हैं। कृष्ण लीलाओं का बताओ क्या किया जाता है? उल्लेख किया जाता है, जिसको अपन बताओ कौन सी कला कहते हैं? पिछवाई कला। तो परिभाषा हो जाएगी, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में पीछे की दीवारों पर, पर्दे के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रांकन करना बताओ क्या कहलाता है? पिछवाई कला कहलाता है। और राजस्थान में तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का केंद्र जो है वो है नाथ द्वारा। नाथ द्वारा बताओ कहां पर है भाई? राजसमंद में है। तो यहां पर लिखते हैं पिछवाई कला के अंतर्गत सबसे पहला बिंदु भगवान श्री कृष्ण। परिभाषा क्या लिखेंगे? भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, अथवा यूं लिख सकता हूं वल्लभ संप्रदाय के मंदिर। बताओ, या यूं लिख सकता हूं वल्लभ संप्रदाय के मंदिर। वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में, वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में, भगवान कृष्ण की मूर्ति के पीछे, कृष्ण की मूर्ति के पीछे, कृष्ण की मूर्ति के पीछे, कृष्ण की मूर्ति के पीछे पर्दों पर, पर्दों पर कृष्ण लीलाओं का चित्रांकन, कृष्ण लीलाओं का चित्रांकन। बताओ, कृष्ण लीलाओं का जो चित्रांकन होता है वो क्या कहलाता है? पिछवाई कला कहलाता है। पिछवाई कला राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध हो जाएगी? नाथ द्वारा। नाथ द्वारा बताओ कहां पर है? राजसमंद में है। नाथ राजसमंद में है। ठीक है, पिछवाई कला के बारे में अगला बिंदु, इसकी विस्तृत विवरण, इस कला का विवरण
इस कला का विवरण कहां पर मिलता, बस इतना ही ध्यान रखना, या पहले प्रसिद्ध कलाकार लिख लो, इस कला के प्रसिद्ध कलाकार, और प्रसिद्ध कलाकार का नाम है नरोत्तम लाल। बताओ, प्रसिद्ध कला का नाम है नरोत्तम शर्मा। नरोत्तम शर्मा इस कला के विख्यात कलाकार है। परिभाषा समझ गई? भगवान श्री कृष्ण के मंदिर, मान लो मैं यहां खड़ा हूं, मेरे पीछे पर्दे लगे हुए हैं, मैं मान लो कि मैं भगवान कृष्ण का उदाहरण के लिए बता रहा हूं, कोई भी जैसे यहां पर मूर्ति लगी हुई है, मेरे को ऐसे मूर्ति की तरह मान लो। अब मूर्ति के पीछे जो पर्दे हैं उन पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रांकन कर दिया। मान लो ये बोर्ड पीछे पर्दा है, इस पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रांकन कर दिया, तो वो कला कहलाती है पिछवाई। नरोत्तम शर्मा इसके विख्यात कलाकार है। नाथ द्वारा राजसमंद की ये कला विख्यात है। इस कला का विवरण यानी विस्तृत विवरण या विस्तृत जानकारी कहां पर मिलती है? विस्तृत जानकारी इस कला की मिलती है मित्रों, एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है राजस्थानी टेम्पल। बताओ, पुस्तक का नाम क्या है? राजस्थानी टेम्पल, राजस्थानी टेम्पल हैंगिंग ऑन कृष्ण कल्ट, हैंगिंग इन कृष्ण कल्ट, इन कृष्ण कल्ट। ये एक पुस्तक है जिसका नाम है राजस्थानी टेम्पल हैंगिंग। हैंगिंग है भाई, ये यहां पर जो शब्द है वो शब्द क्या है? हैंगिंग शब्द है। हैंगिंग, हैंगिंग इन कृष्ण कल्ट। इस पुस्तक के जो लेखक है उनका नाम है रॉबर्ट स्केल्टन। बताओ, पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? रॉबर्ट स्केल्टन, रॉबर्ट स्केल्टन, रॉबर्ट स्केल्टन इस पुस्तक के बताओ क्या है? लेखक है। इस पुस्तक के अंतर विस्तृत रूप से अपने को किस कला की जानकारी मिलती है? पिछुआई कला की। फटाफट छापो, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर इन की जगह आपको लिखना है ऑन, ऑन, इन की इन नहीं होगा, यहां होगा ऑन। हैंगिंग ऑन द कृष्णा कल्ट, हैंगिंग ऑन द कृष्णा कल्ट, रॉबर्ट स्केल्टन की यह पुस्तक है। फटाफट छापो, फटाफट से। चंदू सर जीआई टैग क्यों देते? बेटा चंदू, मैं जीआई टैग पढ़ाऊंगा ना, अभी जीआई टैग आने तो दो। आप पहले इतनी चिंता मत किया करो, जब टॉपिक हो जाएगा तब आप चिंता करना। जीआई टैग पढ़ा रहा हूं मैं, 4 बार गला फाड़ फाड़ के कह रहा हूं, मैं क्यों रहा हूं? जीआई टैग आने तो दो, इनको तो पढ़ लो एक बार, पहले ये तो पूरी हो जाए, फिर जीआई टैग पढ़े, शिल्पग्राम पढ़े, ये तो पूरे हो जाए। बहुत लंबी चौड़ी राजस्थानी कला संस्कृति को छोटी थोड़ी है, बहुत लंबा विस्तृत जाए, करने वाला चाहिए। छोटा करें तो अपन भी इसको 30 घंटे में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अपना काम विस्तृत रूप से पूरी जानकारी लेना है। अरे पुनीत जी बेटा, जीआई टैग पढ़ूंगा, थोड़ा सा सब्र रखो, बीच में लिखवा दूं जीआई टैग, सीक्वेंस थोड़ी तोड़ूंगा। पूरा पहले टॉपिक होगा, उसके बाद अलग से बढ़ते हैं। भुवनेश बेटा, यहां से वॉइस बिल्कुल सही आ रही है, आप अपने हैंडसेट की वॉइस चेक करें। ओके ओके भुवनेश जी, यहां से बिल्कुल वॉइस सही आ रही है, अपने हैंडसेट चेक करें, वहां पर ही कोई दिक्कत है? हाँ, डन डना डंडन। तो ये हो गई भाई बातिक के कार्य के बाद में पिछवाई कला। पिछवाई कला कहां की प्रसिद्ध हो गई? नाथ द्वारा काम पर पड़ता है राजसमंद में। नेक्स्ट अगला जो बिंदु अपन पढ़ रहे हैं वो लोक कला का ही एक भाग है, फड़ चित्रण। बताओ, लोक कला का ही एक भाग है जिसका नाम है फड़ चित्रण। लोक कला का ही एक भाग है जिसका नाम क्या है? फड़ चित्रण है। उसके ऊपर धीरे धीरे, सर पिछवाई में पीला रंग ज्यादा होता है क्या? जो भी रंग गेरे होते हैं, ये बिंदु लिख सकते हो भाई, गेरे रंगों का प्रयोग होता है पिछवाई कला में। जितने भी गेरे रंग होते हैं, वैसे भगवान श्री कृष्ण का जो प्रिय रंग है पीला, तो पीला हो सकता है, हरा हो सकता है। जो रंग गेरे ज्यादा होते हैं उन सभी रंगों का प्रयोग पिछवाई कला में किया जा सकता है। कल टेस्ट में क्या आएगा? कल टेस्ट में राजस्थान की जो ये हस्तकला जितना पढ़ लिया है उतनी हस्तकला के प्रश्न आएंगे, और इतिहास में प्राचीन सभ्यताओं के आएंगे। राजस्थान इतिहास में बताओ किसके आएंगे? प्राचीन सभ्यताओं के आएंगे। ठीक है, ओके, डन डना डंडन, ठीक है। फड़ चित्रण, फड़ चित्रण के अंतर्गत पहला बिंदु
फड़ चित्रण कहां का प्रसिद्ध है? तो आप बताओगे शाहपुरा, और शाहपुरा बताओ कहां पर है? शाहपुरा है भीलवाड़ा में। शाहपुरा बताओ कहां पर है? भीलवाड़ा में। फड़ चित्रण का कार्य शाहपुरा, शाहपुरा पड़ता है भीलवाड़ा में। अब सबसे पहली बात, फड़ चित्रण को ध्यान से समझना है। फड़ चित्रण को ध्यान से समझना है, और फड़ चित्रण को ध्यान से समझते हुए क्या करना है आपको? सबसे पहली बात, फड़ चित्रण क्या है? परिभाषा में आपको लिखना है शाहपुरा चित्रशैली का एक कार्य। शाहपुरा चित्रशैली यानी जो शाहपुरा की चित्रकला है उसी का एक भाग है। बताओ कौन सा? फड़ चित्रण, शाहपुरा चित्रकला का। क्या होता है इस फड़ चित्रण में? अपन यूं समझना है, ये कोई कपड़ा है, ये कपड़ा पहली बात तो सूती कपड़ा है, मूलतः सूती, या इस कपड़े को रेजी कपड़ा कह सकते हो, ऐसा कोई कपड़ा है। अब इस कपड़े के ऊपर अगर मैं किन्हीं देवी देवता, इतिहास के महापुरुष, इतिहास के किसी प्रसिद्ध व्यक्तित्व या किसी प्रसिद्ध स्थल की जानकारी अगर मैं इस सूती या रेजी कपड़े पर लिख दूंगा तो वो बताओ कला कौन सी कला कहलाएगी? फड़ चित्रण। देखो रामदेव जी यानी लोक देवता, कोई से भी लोक देवता हो सकते हैं, लोक देवता की जीवनी, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, जैसे मैं लिख दी महाराणा प्रताप, प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। मैंने लिख दिया अमिताभ बच्चन, प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। प्रसिद्ध स्थल मैंने लिख दिया विजय स्तंभ या चित्तौड़गढ़। तो कोई भी प्रसिद्ध स्थान हो सकता है, प्रसिद्ध व्यक्तित्व हो सकता है, लोक देवता हो सकता है, उन सब की जीवनी का अंकन इस कपड़े पर करना बताओ क्या कहलाता है? फड़ चित्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? फड़ चित्रण कहलाता है। ये अपने को ध्यान रखना है। फड़ चित्रण शाहपुरा चित्रकला का एक भाग है। शाहपुरा चित्रकला का एक बताओ क्या है? भाग है। शाहपुरा में इसको चित्रकारी कहा जाता है। नेक्स्ट, फड़ चित्रण कपड़े पर ही हो ऐसा जरूरी है क्या गुरुजी? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आज से थोड़े समय पहले फड़ चित्रण का कार्य दीवारों पर भी होता था, यानी फड़ को पहले दीवारों पर भी लिखा जाता था। दीवारों के बाद इस कार्य को बताओ किस पर लिखा जाने लगा? कपड़े पर लिखा जाने लगा। तो फड़ चित्रण भित्ति चित्र का भी भाग था, फिर कपड़े पर सबसे पहले श्रीलाल जी जोशी इसे लेकर के आए थे। तो फड़ चित्रण श्रीलाल जोशी द्वारा कपड़े पर लिखना प्रारंभ किया गया। इससे पहले यह भित्ति चित्रों पर लिखा जाता था, या यूं कह सकता हूं कि इस कला का जन्म मेवाड़ चित्रशैली की भित्ति चित्रण से हुआ है। मेवाड़ चित्रशैली के कौन से चित्रण से हुआ है? भित्ति चित्रण से हुआ है। तो फड़ चित्रण के बारे में मैं यहां पर 4-5 परिभाषा लिख रहा हूं। शाहपुरा चित्रशैली के अंतर्गत, परिभाषा ध्यान से पढ़ना, शाहपुरा चित्रशैली के अंतर्गत, शाहपुरा चित्रशैली के अंतर्गत, शाहपुरा चित्रशैली के अंतर्गत कपड़े पर ऐतिहासिक महापुरुषों की जीवनी, ऐतिहासिक महापुरुषों की जीवनी का चित्रांकन बताओ क्या कहलाता है? या अंकन लिख दो, या छोटा शब्द होगा तो अंकन। क्या कहलाता है? फड़ चित्रण कहलाता है। यानी महापुरुष अपने लोक देवता हो सकते हैं, पाबू जी हो सकते हैं, तेजा जी हो सकते हैं, देवनारायण जी हो सकते हैं, महापुरुष हो सकते हैं जैसे महाराणा प्रताप है और कोई है, ऐतिहासिक स्थल हो सकते हैं, विजय स्तंभ हो सकता है, चित्तौड़गढ़ हो सकता है, सेलिब्रिटी हो सकती है जैसे अमिताभ बच्चन हो गए और कोई हो गया, कोई महत्वपूर्ण घटना हो सकती है जैसे कोरोना, अभी हाल ही में कोरोना कालक्रम चला तो कोरोना की फड़ भी लिख दी गई, यानी कोरोना के बारे में भी कपड़े पर जानकारी दे दी गई, तो वो कोरोना की फड़ हो गई। बताओ क्या हो गई? कोरोना की फड़ हो गई। तो ये परिभाषा होती है शाहपुरा चित्रशैली के अंतर्गत कपड़े पर ऐतिहासिक महापुरुषों की जीवनी का अंकन करना बताओ क्या कहलाता है? फड़ कहलाता है। नेक्स्ट, फड़ के बारे में अगला बिंदु ध्यान रखना, प्रारंभ में ये कार्य भित्ति चित्र के रूप में होता, भित्ति चित्र के रूप में
भित्ति चित्र के रूप में होता। यानी इस कार्य को दीवारों पर भी किया जा सकता था, उसको भी फड़ चित्रण कहा गया था, दीवारों पर भी लिखा जाता था महापुरुषों की। लेकिन अब ज्यादातर ये कपड़े पर, दीवारों के ज्यादा, दीवारों पर लिखे जाने की प्रमाणिक जो जानकारी है वो भी कोई मानक पुस्तक नहीं देती। लेकिन जब पूर्वजों से पूछताछ करते हैं, बड़े बुजुर्गों से पूछते हैं कि पहले भी फड़ ऐसे होती थी क्या, तो कहते हैं कि नहीं, पहले दीवारों पर भी लिखी हुई हो सकती थी। तो आपने को मानना है कि कपड़े से पहले ये दीवारों पर होती थी। प्रारंभ में ये कार्य भित्ति चित्र के रूप में भी होता था। नेक्स्ट, इस कार्य के बारे में अगला बिंदु अपने को ध्यान रखना, एक बिंदु होता है फड़ ठंडी करना। एक बिंदु होता है फड़ ठंडी करना। इसका अर्थ क्या होता है ये भी अपने को समझना। उसके बाद कलाकार वगैरह देखेंगे, सबसे लंबी चौड़ी फड़ किसकी है, सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है, डाक टिकट किसकी फड़ पर जारी हुआ, वो सारे बिंदु तो अपन पढ़ने वाले ही हैं। लेकिन फड़ ठंडी करना, पहले कुछ इसके जो बेसिक नियम या बेसिक कंटेंट है वो अपने को पता होना चाहिए। फड़ ठंडी करना का अर्थ क्या होता है? फड़ ठंडी करना का अर्थ होता है दोस्तों, अगर किसी लोक देवता की फड़ कहीं से कट फट जाए, मान लो फड़ काफी समय से बनी हुई है और बीच में से मान लो कहीं से भी कट गई, फट गई, या किसी वजह से कट गई, थोड़ा सा भी छिद्र हो गया, तो फिर उस फड़ को अपवित्र माना जाता है। कहते हैं कि देवता नाराज हो जाते हैं, कोई अनहोनी हो सकती है। कहीं से भी फड़ कट फट जाने पर क्या फड़ को कहीं पर भी बाहर रख सकते हैं या बाहर कहीं पर भी डाल सकते हैं क्या? नहीं। फड़ के कट फट जाने पर विधि विधान से उस फड़ का पुष्कर के जलाशय में या पवित्र पुष्कर सरोवर में विसर्जन करना क्या कहलाता है? फड़ ठंडी करना। यानी ऐसे आप कहीं पर भी फड़ को बाहर नहीं कर सकते, विधि विधान से उस कटी फटी फड़ को आपको पुष्कर सरोवर में ही विसर्जित करना होता है। उसको क्या कहा जाता है? फड़ ठंडी करना। तो परिभाषा लिख देता हूं, फड़ के जीर्ण शीर्ण होने पर, फड़ के जीर्ण शीर्ण होने पर, जीर्ण शीर्ण का अर्थ होता कट फट जाने पर, जीर्ण शीर्ण होने पर, जीर्ण शीर्ण होने पर विधि विधान से, विधि विधान से इसे पुष्कर सरोवर में विसर्जित करना, पुष्कर सरोवर में विसर्जित करना, बताओ क्या कहलाता है? फड़ ठंडी करना कहलाता है। फटाफट एक बार यहां तक उतारो, फिर आगे चलते हैं। तो भाई फटाफट से उतारिएगा, फटाफट उतारो। एम.आर. कोंडा, मुगल व मुसलमान एक ही क्या सर? बेटा मुगल राजवंश है, मुस्लिम जाति में एक मुगल राजवंश है, लोधी राजवंश है, जैसे मुसलमानों में मुगल राजवंश है, सैयद वंश है, वैसे अलग अलग है। जैसे हिंदुओं में भाई राठौड़ राजवंश हो गया, मेवाड़ में सिसोदिया वंश हो गया, कच्छावा वंश हो गया, वैसे अलग अलग राजवंश है बेटा। ओके ओके ओके, डन डना डन डन, डन डना डने डन। यहां तक उतार लिया सबने, तो फिर आगे बढ़े, फटाफट से बताओ उतार लिया क्या? ओके ओके ओके। शहीदों की मूर्ति श्याम जी, हाँ शहीदों की मूर्ति सबसे ज्यादा बनाने में निपुण है श्याम जी भाई, श्याम जी भाई। ओके, हाँ ये हो गई फड़ के बारे में कुछ साधारण सी जानकारियां, फड़ के बारे में साधारण सी जानकारियां। अब आते हैं फड़ के बारे में। देखो फड़ चित्रण हेतु, फड़ चित्रण के प्रमुख कलाकार, फड़ चित्रण का कार्य करने वाले पुरुष, फड़ चित्रण का
कार्य करने वाला पुरुष, फड़ चित्रण का कार्य करने वाला पुरुष जो होता है उनको बताओ क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है चितेरा। बताओ फड़ चित्रण का कार्य करने वाला पुरुष बताओ क्या कहलाता है? चितेरा कहलाता है। क्या कहलाता है? चितेरा कहलाता है। अब चितेरों में ध्यान रखो, प्रसिद्ध परिवार इस कला के लिए यानी फड़ चित्रण के लिए जोशी परिवार विख्यात है। बताओ कौन सा परिवार? जोशी परिवार विख्यात है। जोशी परिवार विख्यात है। जैसे पिछवाई कला के लिए गौड़ ब्राह्मण एवं जांगीर जाति के लोग नाथ द्वारा में विख्यात माने जाते हैं, वैसे यहां पर जोशी परिवार जो है फड़ चित्रण के लिए वो देश भर नहीं विदेश में भी विख्यात है। अगर प्रसिद्ध चित्रकारों की बात करूं मैं मित्रों, तो प्रसिद्ध चित्रकारों में ध्यान रखना विजय जोशी। प्रसिद्ध चित्रकारों की अगर मैं बात करूं तो प्रसिद्ध चित्रकारों में विजयलाल जोशी, एक नाम आता है विजयलाल जोशी। और विजयलाल जी जोशी जो हैं ये कई देशों में अपने फड़ चित्रण की छाप छोड़ चुके हैं, बड़ा उल्लेखनीय कार्य करते हैं। एक कलाकार की बात करूं मैं श्रीलाल जोशी, एक कलाकार की अगर मैं बात करूं तो नाम आता है श्रीलाल जोशी। और श्रीलाल जोशी को इस कला के लिए ध्यान रखना, श्रीलाल जोशी इस फड़ चित्रण के लिए 2006 में पद्मश्री भी दिया जा चुका है। बताओ कौन सा पुरस्कार दिया जा चुका है? श्रीलाल जोशी को 2006 में पद्मश्री भी दिया जा चुका है। कैलाश कालवा, पूरी दुनिया को बेटा साफ दिख रहा है, अपने मोबाइल की क्वालिटी बढ़ाएं, स्क्रीन की साफ दिखेगा, साफ दिखेगा। सबको जब क्लियर दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा, इसका मतलब है आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। आप अपनी क्वालिटी बढ़ाइए कैलाश जी, आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखेगा। यहां से बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्लास लाइव चल रही है, सबको एकदम क्लीन दिख रहा है, आप निश्चिंत रहे। देखिए अगला बिंदु, प्रसिद्ध चित्रकार में प्रदीप मुखर्जी, एक नाम और आता है जिनका नाम है प्रदीप मुखर्जी। बताओ क्या नाम आता है? प्रदीप मुखर्जी। ये भी जयपुर के रहने वाले हैं। प्रदीप मुखर्जी बताओ कहां के रहने वाले हैं? जयपुर। श्रीलाल जी और विजयलाल जी ये तो शाहपुरा के हैं, प्रदीप मुखर्जी कहां के हैं? जयपुर के। और इन्होंने ध्यान रखना रामचरितमानस पर 108 लघु चित्रों की फड़ तैयार की है। यहां पर लिख सकते हैं रामचरितमानस पर 108 लघु चित्रों की फड़, 108 लघु चित्रों की फड़ तैयार करने वाले व्यक्तित्व का नाम बताओ क्या है भाई? प्रदीप मुखर्जी, जयपुर में। ये है अपने प्रमुख रूप से पुरुष चित्रकार, जिन्हें बताओ क्या कहा जाता है? चितेरा कहा जाता है। हाँ, माणक जोशी भी है बेटा सर, माणक जोशी भी है, लेकिन श्रीलाल जोशी को भी पद्मश्री दिया गया है, पद्मश्री दिया गया है। ओके, अगला बिंदु, महिला कलाकारों की बात करूं तो महिला कलाकारों के बारे में ध्यान रखना। महिला कलाकार जो है, उन महिला कलाकारों के बारे में अपने को क्या ध्यान रखना है? महिला कलाकारों में नाम आता है एक तो पार्वती जोशी। महिला कलाकारों में सबसे पहला नाम आता है पार्वती जोशी। पार्वती जोशी के अलावा गोतल देवी। बताओ पार्वती जोशी के अलावा कौन सी देवी? गोतल देवी। ये यहां पर महिला चित्रकार है, ये भी ध्यान रखना। तो फड़ चित्रण का कार्य करने वाले पुरुष चितेरा कहलाते हैं। जोशी परिवार विख्यात है इस कला के लिए। श्रीलाल जी जोशी को 2006 में पद्मश्री भी दिया जा चुका। किसको दिया गया है पद्मश्री? ये श्रीलाल जोशी को दिया गया है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। श्रीलाल जोशी को पद्मश्री दिया गया है। प्रसिद्ध चित्रकार विजय जोशी है, प्रदीप मुखर्जी है, महिला कलाकार गोतल देवी। फटाफट और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, दुर्गा लाल वगैरह कई है बेटा। महेश चौधरी पूरी रामायण पढ़ ली, अब कह रहे हैं सीता कौन है। फड़ शुरू की तब फड़ चित्रण की परिभाषा बताई थी, अब आप बीच में अगर क्लास में आकर के पूछेंगे फड़ क्या होती है तो इसका जवाब दे पाना
बाकी विद्यार्थियों के हित में नहीं है। इसलिए आप क्लास को शुरुआत से देखना, आपको सारी बातों का जवाब मिल जाएगा। क्योंकि एक एक को जवाब देंगे तो पूरी जिंदगी केवल जवाब देने में, क्योंकि हजारों की संख्या में आप हैं, तो एक एक को बीच में कोई क्लास में आकर पूरी टॉपिक पूरी होने के बाद में फड़ क्या होता है, तो उसका जवाब देना जो है उचित नहीं रहता, बाकी विद्यार्थियों के हित में नहीं है। और जहां विद्यार्थियों के हित में हो वहां हम कुछ भी करने को तैयार हैं। तो आप खुद एक बार चौधरी साहब देख लीजिएगा, महेश जी आप खुद एक बार पीछे की क्लास देख लीजिएगा। फड़ पढ़ते कैसे, ये तो चित्रित होती है बेटा भुवनेश, इस पर कुछ जानकारी भी लिखी होती है और उन चित्रों को देख करके कथा का वाचन हो जाता है। चित्रों को देख करके कथा का क्या हो जाता है, वाचन हो जाता है कि ये वो चित्रों से कथा का क्या हो जाता, वाचन हो जाता, और वैसे लिखा हुआ भी रहता है। माणक जी जोशी बिल्कुल है, माणक जी जोशी बिल्कुल है। जोशी परिवार कहां के हैं, ये शाहपुरा भीलवाड़ा के हैं, शाहपुरा भीलवाड़ा। भाई एक प्रसिद्ध चित्रकार माणक जी जोशी का नाम भी लिखना, प्रसिद्ध चित्रकारों में एक नाम माणक जी का भी लिखना। प्रसिद्ध चित्रकारों में एक नाम बताओ किसका लिखना है, माणक जी का। डन डनाडन करो भाई फटाफट से। ओके ओके, डन डना डने डन। हां आगे बढ़ो। अब फड़ चित्रण के बारे में और क्या बातें याद रखें। अब सबसे लंबी फड़ किसकी है, सबसे छोटी फड़ किसकी है, सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ किसकी है, वो सारी बातें अपने को पढ़नी पड़ेगी। तो यहां पर लिख देना सबसे पहले सर्वाधिक, या सीधा मैं लिख देता हूं पहले देव नारायण जी की फड़, देव नारायण जी की फड़। सबसे पहले आपको देव नारायण जी की फड़ के बारे में थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी है। देव नारायण जी की जो फड़ है इसके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहला बिंदु आप यही याद रखिए देव नारायण जी की फड़ के बारे में कि सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़, सबसे ज्यादा चित्र किस लोक देवता की फड़ पर है, तो आप कहेंगे सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ जो है वो भी बताओ किसकी फड़ है, देव नारायण जी की फड़ है। सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ बताओ किस लोक देवता की फड़ है, देव नारायण जी की। नंबर 2 पर सर्वाधिक लंबी, सर्वाधिक लंबी, सर्वाधिक लंबी वे प्राचीन, लंबी वे प्राचीन फड़ बताओ किसकी फड़ है, तो आप कहेंगे देव नारायण जी की फड़ है। और नेक्स्ट सबसे छोटी फड़, अगर आपसे पूछ ले कि सबसे छोटी फड़ किसकी है, तो सबसे छोटी फड़ भी बताओ किस लोक देवता की है, देव नारायण जी की है। सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ यानी जिस पर फड़ पर सबसे ज्यादा चित्र बने हुए हैं वो फड़ भी देव नारायण जी की। सबसे पुरानी फड़ भी देव नारायण जी की, सबसे लंबी भी 30 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी फड़ है सबसे लंबी। सबसे छोटी फड़ भी किसकी है, देव नारायण जी की। आप कहेंगे जो सबसे लंबी या बड़ी है वो सबसे छोटी कैसे हो सकती। मित्रों देव नारायण जी की फड़ पर देखो 2 सितंबर 1992 को डाक टिकट जारी किया गया था। 2 सितंबर 1992 को जब डाक टिकट जारी किया गया था तो डाक टिकट तो बिल्कुल छोटा सा होता है, 2x2 सेंटीमीटर का होता है। तो इस 2x2 सेंटीमीटर के इतने छोटे से डाक टिकट पर, कागज के टुकड़े पर पूरी देवनारायण जी की फड़ लिखी गई। इसका अर्थ है सबसे छोटी फड़ किसकी हो गई, देवनारायण जी की हो गई। सबसे लंबी भी किसकी, देवनारायण जी की। सबसे छोटी भी बताओ किसकी फड़ हो गई, देवनारायण जी की फड़ हो गई। यहां पर ध्यान रखिएगा देवनारायण जी की फड़ के बारे में, वाचन करते समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग, वाचन करते समय, वाचन करते समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग। एक 5 तारों का वाद्य यंत्र होता, जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग। जंतर वाद्य यंत्र का बताओ क्या होता है, प्रयोग होता है। यह विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस वाद्य यंत्र को 100 वाद्य यंत्रों के समान माना जाता है, 100 वाद्य यंत्रों के समान माना जाता है। और एक बिंदु, सर्वप्रथम डाक टिकट जारी होने वाली फड़ देव नारायण जी की फड़ पर, फटाफट उतार लेना भाई साथ के साथ ही,
देव नारायण जी की फड़ पर, देव नारायण जी की फड़ पर सर्वप्रथम 2 सितंबर 1992, 2 सितंबर 1992 को डाक टिकट जारी, डाक टिकट जारी। बताओ 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी की फड़ पर क्या जारी होता है? डाक टिकट। ये देवनारायण जी के फड़ के बारे में जानकारी फटाफट उतारो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, डन डना डन डन, डन डना डन डन। अरे सुनील 1952 नहीं है, गलती मत कर देना कहीं। 1952 कहां पर है? पहली बार 2 सितंबर 1992 को जारी किया गया, उसके बाद 3 सितंबर 2011 को दोबारा से 5 रुपए का जारी हुआ था। 2011 में दूसरी बार हुआ था बेटा, 2011 में दूसरी बार हुआ था, पहली बार 1992 में हुआ था। ओके, डन डना डने डन। साथ के साथ लिख लिया करो। अब ये जो सारी बातें लिख रहा हूं वो तथ्यात्मक बातें हैं, इनमें ज्यादा समय लेने की आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल सीधी तथ्यात्मक बातें हैं। अब जैसे सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ राजस्थान में, अब ये सारी बातें तथ्यात्मक बातें हैं भाई, इनको साथ के साथ उतार लेना भाई। राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं चौड़ी फड़ किसकी है? राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं चौड़ी फड़, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पाबूजी। बताओ सर्वाधिक लोकप्रिय एवं चौड़ी फड़ किस लोक देवता की है? पाबूजी की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। और वाचन करते समय बताओ नायक जाति का जो भोपा होता है वो किस वाद्य यंत्र के साथ वाचन करता है? रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ क्या करता है? वाचन। तो यहां पर लिख सकते हैं इसका वाचन रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ, इसका वाचन नायक जाति का भोपा, नायक जाति का भोपा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। सीधा लिख देता हूं मैं यहां पर इसका वाचन इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। वाचन रावण हत्ता वाद्य यंत्र, वाचन रावण हत्ता वाद्य यंत्र। बताओ किस में किया जाता है? रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। नेक्स्ट, रामदला व कृष्ण दला की फड़ का वाचन, रामदला व कृष्ण दला की फड़ का वाचन, कृष्ण दला की फड़ का वाचन दिन में किया जाता है, दिन में किया जाता है। बताओ दिन में किया जाता है, यानी बाकी जितनी भी फड़े हैं उन सब फड़ों का वाचन रात में होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि रामदला व कृष्णदला की फड़ का वाचन बताओ कब किया जाता है? दिन में किया जाता। बाकी सब लोक देवताओं की फड़ कब पढ़ी जाती है? वाचन माने पढ़ना, कब पढ़ी जाती है? रात के समय। लेकिन एकमात्र फड़ जिसका वाचन दिन में किया जाता है वो है बताओ रामदला व कृष्णदला की फड़। नेक्स्ट, बैंसासुर की फड़, बैंसासुर की फड़, बैंसासुर की फड़ का वाचन नहीं होकर, वाचन नहीं होता है हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में बावरी जाति के लोग, बावरी जाति के लोग
बावरी जाति के लोग इसका दर्शन करते हैं, इसका दर्शन करते हैं। अब आपसे पूछ ले, ऐसी कौन सी फड़ है जो पढ़ी नहीं जाती, केवल दर्शन करने के लिए रखी जाती है? तो वो है भैंसासुर की फड़। ध्यान रखना, जिसका वाचन नहीं होता। हाड़ौती क्षेत्र में बावरी जाति के लोग, बताओ उसके क्या करते हैं? बावरी जाति के जो लोग हैं केवल और केवल दर्शन करते हैं। फटाफट उतारो यहां तक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लोकेंद्र राजपूत, पद्मश्री मेषराज सोनी किस क्षेत्र से? बेटा लोकेंद्र बताया तो था। लोकेंद्र जी आप पूछ रहे हैं कि पद्मश्री मेष सोनी जी किससे है? बता, लिखवा रखा ना बेटा, उससे है अपने थेवा कला से। किससे है? थेवा कला से। ओके ओके, डन डना डंडन, डन डना डंडन, करण किरण सबने डन डना डन कर दिया। ओके, तो ये हुई फड़ की कुछ विशेष बातचीत। अब फड़ के बारे में और क्या है? जैसे रामदेव जी की फड़ है, सबसे पहले किसने लिखी? तो रामदेव जी की फड़ भी किस वाद्य यंत्र के साथ पढ़ी जाती है? वो पढ़ी जाती है रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। दुलजी चित्तेर ने सबसे पहले उनकी फड़ लिखी थी। देवनारायण जी की फड़ को भी किसने लिखा? ये सारी बातें बड़ी विस्तृत बातें होती हैं, लेकिन अपना परीक्षा में जो प्रश्न बनता है वो केवल फड़ों से संबंधित बनता है, इनके लेखक वगैरह से संबंधित नहीं बनता। तो अगला बिंदु, एक बिंदु में आपसे पूछूंगा, आपको बताना है कोरोना की फड़ किसके द्वारा लिखी गई? कोरोना की फड़ किसके द्वारा लिखी गई, ये आपको बताना है कमेंट करके। अगर कमेंट करके नहीं बता सकते तो ये कल संडे है, तो संडे तो आपका होमवर्क है, गृह कार्य। दीपावली की छुट्टियों में गृह कार्य नहीं मिलता। जैसे मैंने आपको एक गृह कार्य दिया था, इतिहास में भी आज दिया था, क्या याद होगा या भूल गए? नहीं गुरुजी, दिया तो था, भूल कैसे गए? आप भूल गए तो मैं याद दिला देता हूं। उसमें मैंने दिया था बिक्के थापर के अनुसार कार्बन 14 यानी कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार कालीबंगा सभ्यता का कालक्रम क्या था, वो तो दिया था मैंने इतिहास में। और कला संस्कृति में आपका जो गृह कार्य रहने वाला है, दीपावली की छुट्टियों का गृह कार्य जिस प्रकार पहले देते थे, वैसे मैं आपको रविवार का गृह कार्य दे रहा हूं। आपको ढूंढ करके लाना है कोरोना की फड़ किसके द्वारा जारी की गई? कोविड-19, बताओ किसकी फड़ है? कोरोना की फड़। कोविड-19 जो महामारी चल रही है पूरे विश्व भर में, उसकी फड़ किसके द्वारा जारी की गई थी? ये आपको ढूंढ करके लानी है। तो देखते हैं, हां अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। फड़ के दौरान ही बताओ किसकी तरफ बढ़ते हैं? फड़ के दौरान ही अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट से उतारिए, फटाफट। हां, तो अब देखो, कोरोना की फड़ के बाद में, कोरोना की फड़ के बाद में हां अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं भाई, अगले बिंदु की तरफ पे। तो यहां पर लिखना है, एक बिंदु और लिखना है, अमिताभ बच्चन की फड़ का वाचन। अमिताभ बच्चन की फड़ का वाचन, अमिताभ बच्चन की फड़ का वाचन, फड़ का वाचन जो है, अमिताभ बच्चन की फड़ का वाचन रामलाल व पतासी देवी के द्वारा। दो बिंदु साथ के साथ उतार लेना, रामलाल व पतासी देवी के द्वारा
पतासी देवी के द्वारा न्यूयॉर्क अमेरिका में किया गया। बताओ कहां किया गया? न्यूयॉर्क अमेरिका में, न्यूयॉर्क अमेरिका में किया गया। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अपने को क्या याद रखना है? एक बिंदु और, रामदेव जी की फड़ का भी प्रश्न पूछ लेते हैं। तो रामदेव जी की फड़ का वाचन, रामदेव जी की फड़ का वाचन रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता। रावण हत्ता, अध कटे नारियल से बना वाद्य यंत्र, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ, वाद्य यंत्र के साथ किया जाता। नेक्स्ट, रामदेव जी की फड़ का चित्रण, रामदेव जी की फड़ का चित्रण, रामदेव जी की फड़ का चित्रण, रामदेव जी की फड़ का चित्रण सर्वप्रथम धूलजी चितेरे द्वारा, धूलजी चितेरे द्वारा किया गया, धूलजी चितेरे द्वारा किया गया। बस एक बार यहां तक छापो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हां, बोपी पतासी देवी, फटाफट उतार लो भाई, फटाफट। ओके ओके, डन डना डन डन, धूलजी चितेरे द्वारा किया गया। हां, तो यह था भाई अपना प्रमुख रूप से, बताओ, बातिक का कार्य, पिछवाई कला एवं फड़ चित्रण का कार्य। आशा करता हूं कि यहां तक की दी गई सारी की सारी जानकारी आप सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब पढ़ते हैं तीन बातें और। एक होता है मित्रों वर्क का कार्य। देखो तीन बातें समझना, एक होता है वर्क, एक होता है वर्क और एक होता है मिरर वर्क, एक होता है मिरर वर्क। तीनों अलग अलग जगहों के प्रसिद्ध हैं और तीनों के बारे में अपने को पता होना चाहिए। तीनों के तीनों कोरोना की फड़। हां, अभिषेक आप बता रहे हैं, अभिषेक जी जोशी, कुछ कल्याणमल जी बताएंगे, कुछ विजय जी जोशी बताएंगे, कुछ अपने वो सलेश लोढ़ा का नाम भी लेंगे। लेकिन आप घर से पूरा ढूंढ के लाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मंडे को इस बात पर चर्चा करेंगे, कोरोना की फड़ पर। ये आपका गृह कार्य है, आप खुद को सर्च करना जैसे तैसे। हालांकि अभी तक पुस्तकों में तो इसका उल्लेख कहीं पर आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि नवीनतम फड़ है, नई फड़ है। तो आपको इसका उल्लेख गूगल पर, संबंधित साइट पर, जब आप जोशी परिवार के बारे में पढ़ेंगे, फड़ का इतिहास पढ़ेंगे, तब आपको कई सारी जानकारी। गृह कार्य देने के मेरे को 2 सेकंड लगेंगे, मैं तो लिखवा दूंगा। लेकिन आप जब कुछ प्रश्नों पर गृह कार्य करोगे, खुद को दिया जाएगा, तो आप उसके बदले 5, 10, 15, 20 नई चीजें और जानने को, सीखने को मिलोगे। मैंने तो सारा सर्च करके डाटा सेव कर रखा, मैं 2 मिनट में लिखवा दूंगा। लेकिन एक एक प्रश्न अब रोज से आपको गृह कार्य के रूप में देंगे, ताकि आपको कुछ और जो है नई जानकारियां आप लेते रहें और ज्ञानी से भी महाज्ञानी आप बन जाए। अगला बिंदु समझिए, एक होता है वर्क, एक होता है वर्क और एक होता है मिरर वर्क। तीनों अगले बिंदु, इनमें अंतर क्या होता है, प्रसिद्ध कहां के और क्या क्या होते हैं। देखो वर्क का कार्य ये जयपुर का प्रसिद्ध है। वर्क का कार्य बताओ कहां का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है। वर्क का कार्य ये शेखावाटी का प्रसिद्ध है और मिरर वर्क का कार्य ये चौहटन बाड़मेर, चौहटन बाड़मेर
और इसके अलावा जैसलमेर, चोटन बाड़मेर, और चोटन बाड़मेर के अलावा बताओ जैसलमेर जो है वो इनका प्रसिद्ध क्षेत्र है। लेकिन होता क्या है, सबसे पहले बर्क को समझिएगा। कभी काजू कतली खाई है? काजू कतली, हाँ गुरुजी काजू कतली तो हमारी फेवरेट मिठाई है। शादी में नहीं, कभी मिठाई की दुकान से खरीद करके। हाँ गुरुजी ऐसी कैसी बात कर रहे हो, क्यों नहीं खाई है? अपन जब दुकान से मिठाई खरीदते हैं, मान लीजिए काजू कतली का ही नाम ले लेते हैं, सबकी फेवरेट, मेरी फेवरेट, आपकी फेवरेट, सबकी फेवरेट, जग फेवरेट काजू कतली। काजू कतली जब दुकान से खरीदते हैं तो आपने देखा होगा उस काजू कतली के ऊपर एक चांदी जैसी चमकती हुई प्लेट आती है। आती है कि नहीं आती है बताओ? आती है गुरुजी, बिल्कुल आती है। जब हम बाजार से इस प्रकार की काजू कतली खरीदते हैं तो इस काजू कतली के ऊपर चांदी जैसी चमकती हुई परत आती है, बिल्कुल आती है गुरुजी, कोई डाउट नहीं है। वो परत क्या होती है, किसकी बनी होती है? क्या वो चांदी होती है क्या? हाँ चांदी होती है। हमें तो यही कहते हैं घर वाले, जब हम जाते थे पहले छोटे थे शादी में, तो हम कहते थे हम तो केवल चांदी चांदी खाएंगे, हम तो केवल क्या खाएंगे? चांदी चांदी। चांदी चांदी गाना भी आया था बीच में। तो वो चांदी जो होती है, जो चांदी का गोल होता है, उसी को कहा जाता है बर्क। बताओ क्या कहा जाता है? बर्क कहा जाता है। ध्यान रखना क्या होता है, चांदी के बारीक जो तार होते हैं, इन चांदी के बारीक तारों को कूट करके, बताओ क्या करके? कूट करके मिठाइयों को आकर्षक दिखाने के लिए जो गोल तैयार किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? बर्क कहा जाता है। बताओ क्या कहा जाता है? बर्क कहा जाता है। और इस कार्य को करने वाले व्यक्तियों को बताओ क्या कहते हैं? पन्नीगर कहते हैं। क्या कहते हैं? पन्नीगर कहा जाता है। नेक्स्ट वर्क। वर्क क्या होता? वर्क तो सबको क्लियर हो गया। अब देखो वर्क का अर्थ होता है, कैसे समझाऊं मैं आपको, कपड़े के ऊपर कपड़ा लगाना। सरल भाषा में समझा रहा हूं, आप समझ जाओगे। जब अपन छोटे होते थे और छोटे होते थे, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे या कहीं पर भी पढ़ते थे, तो पेंट कमीज वगैरह पहनते थे, या जो छोटी जो होती थी नेकर वगैरह पहनते थे, ऊपर कबूतर रंग का जो अपनी स्कूल ड्रेस होती थी वो पहनते थे। जब वो अपनी पेंट जो है फटने लग जाती थी या कहीं से फट जाती थी, तो फिर उस पेंट पर क्या किया जाता था भाई? उस पेंट के ऊपर कोई दूसरा कपड़ा काटा और कपड़ा ऊपर चिपका दिया, यानी सुई से दे दिया, जिसे राजस्थानी भाषा में कहते थे कारी दियोड़ी। क्या दी हुई है? कारी दी हुई है। सर्जरी करवाते थे उस पेंट की। बताओ ऊपर क्या दे देते थे? कपड़ा लगा देते, कारी दे देते, फिर वो फटती नहीं, किसी दूसरी जगह से फटती, फिर कारी लगा देते। कपड़े के ऊपर कपड़ा लगा करके उस कपड़े को आकर्षक दिखाना कारी देने की कला नहीं है। मैं तो उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा नहीं आप समझ लो अच्छा वो कारी देना बर्क का कारी। अरे कौन दिलाएगा? आज का जमाना कारी देने का जमाना है क्या? आजकल तो 2 बार पेंट पहनी बस रिजेक्ट हो जाती है। लेकिन उस समय यह काम होता था। अपने को ध्यान रखना है, किसी कपड़े को आकर्षक दिखाने के लिए किसी दूसरे कपड़े को काट करके उस पर लगाने का जो कार्य होता है, उस कार्य को बताओ क्या कहते हैं? वर्क का कार्य कहते हैं। बताओ क्या कहते हैं? वर्क का कार्य कहा जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है। इस वर्क के कार्य को आप पेच वर्क भी कह सकते हो। बताओ क्या कह सकते हो? पेच वर्क। और एक होता है मिरर वर्क। मिरर वर्क का अर्थ क्या होता है? मिरर वर्क का अर्थ होता कपड़े के ऊपर कांच की जड़ाई जो होती है उसको कौन सा वर्क कहा जाता है? मिरर वर्क कहा जाता है। कांच की जो जड़ाई होती है उसको क्या कहा जाता है? मिरर वर्क, यानी कपड़े के ऊपर कांचों की जड़ाई करना। तो ये 3 कार्य में फटाफट से परिभाषा लिख रहा हूं, आपको भी साथ के साथ उतार लेना है। यहां पर लिख रहा हूं भाई मैं, वर्क का कार्य, वर्क का कार्य। और ये जो वर्क का कार्य है ये राजस्थान में सबसे ज्यादा बताओ कहां पर होता है? जयपुर में होता है। यहां पर लिख सकते हैं, मिठाइयों को आकर्षक दिखाने के लिए, मिठाइयों को आकर्षक दिखाने के लिए, आकर्षक दिखाने के लिए, मिठाइयों को आकर्षक दिखाने के लिए चांदी का घोल तैयार करना, चांदी का घोल तैयार करना एक लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है। बिल्कुल सिल्क खाल वगैरह जैसा होता है, उसके बीच में डाला जाता है। वो कारीगरी अपने को यहां पर नहीं सीखनी, अपने को ये समझना है कि होता क्या है। बर्क अपन समझ गए इतना, अपना प्रसिद्ध स्थान याद रखना।
इस कार्य को करने वाले, इस कार्य को करने वाले कारीगर, इस कार्य को करने वाले व्यक्ति, करने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? पन्नीगर कहलाते हैं। इस कार्य को करने वाले व्यक्ति बताओ क्या कहलाते हैं? इस कार्य को करने वाले व्यक्ति पन्नीगर कहलाते हैं। नेक्स्ट, पेचवर्क या पेचवर्क या वर्क, पेचवर्क का कार्य ये हो जाएगा आपका सीधा शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र, बस इतना याद रखना और परिभाषा तो आप समझ जाओगे। और मिरर वर्क, मिरर वर्क, तो मिरर वर्क होगा आपका एक तो चौहटन, चौहटन बताओ कहां है? बाड़मेर एवं जैसलमेर, चौहटन बाड़मेर एवं जैसलमेर, ये हो जाएगा यहां पर आपका मिरर वर्क। तो ये था वर्क का कार्य, वर्क का कार्य एवं मिरर वर्क का कार्य। आशा करता हूं कि यहां तक दी गई सारी की सारी जानकारी आप सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर हस्तकला को एक पार्ट और आगे लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी बातें अपन ने आज जो है बच गई है इस हस्तशिल्प के अध्याय में, तो वो अगली क्लास में करेंगे। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सादर वंदे, राम राम।